नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का अधिवक्ता महोदय में। मैं हूं दमन तिवारी और आज के अपने स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं लखनऊ विश्वविद्यालय एलएलबी 3 इयर्स कोर्स त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष के सेकंड सेमेस्टर के आपके अगले पेपर की जो कि है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि। आज के अपने वीडियो में हम बात करेंगे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के आपके जो 10 बड़े सवाल आने की जहां से उम्मीद है, जो 10 आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं वो कौन से हैं, और उन प्रश्नों को एक बार फिर से उसका अभ्यास करके ढेर सारी सफलता अर्जित कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके सिलेबस की बात कर लें। जो आपका लखनऊ विश्वविद्यालय का 3 इयर्स कोर्स में फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का जो आपका PIL का कोर्स है, सिलेबस है, उसमें आपके पास जो पहला यूनिट है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मतलब ऐसे संगठनों से है जो कि जिसमें एक से अधिक संगठन, एक से अधिक देश हो, और जब एक से अधिक देश शामिल होकर के आपस में किसी ट्रीटी पर साइन करते हैं, किसी स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल पर साइन करते हैं, किसी एक विषय पर उनका मीटिंग ऑफ माइंड होता है, तो वो एक प्रकार की एक विचारधारा का जो विशेष संगठन बनता है उसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहते हैं। उनको क्या इम्यूनिटीज प्राप्त होती हैं, क्या उनके पास प्रिविलेजेस होते हैं, मतलब क्या विशेषाधिकार हैं, क्या उन्मुक्तियां हैं, उनको कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है, उनकी क्या लीगल पर्सनालिटी है। तो पहली जो यूनिट आपकी है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के है, और इसी पहली यूनिट पे आपको पढ़ना होता है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशंस बनाया गया और जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो UN बनाया गया, यूनाइटेड नेशन बनाया गया। लीग ऑफ नेशंस बनाने के पीछे की स्थिति क्या थी, उसके पीछे का परिदृश्य क्या था, किन स्थितियों में किन घटनाओं से प्रेरित होकर इस चीज की आवश्यकता महसूस की गई कि लीग ऑफ नेशंस को बनाना पड़ेगा, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या स्थिति ऐसी बनी कि लीग ऑफ नेशन चूंकि फ्लॉप हो गया, और लीग ऑफ नेशन को बनाया इसलिए गया था कि अगला कोई विश्व युद्ध ना हो, अगली कोई बहुत बड़ी ऐसी दुर्घटना ना हो, लेकिन उसके बावजूद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, और लीग ऑफ नेशन का रेलिवेंस खत्म हुआ, उसका जो अस्तित्व था वो खत्म हुआ, और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। तो इन दोनों संगठनों की स्थापना के पीछे का जो कारण था, इन दोनों की सफलता किस हद तक है और असफलता किस हद तक है। UN काफ़ी सफल है क्योंकि आज तक वो रेलिवेंट है और कुछ एक मुद्दों पर उसने ठीक ठाक काम किया है, लेकिन लीग ऑफ नेशंस टोटली फ्लॉप हुआ था। जिस योजना के लिए वो बनाया गया था उसमें काम नहीं कर पाया था। दूसरा जो आपका है यूनाइटेड नेशन को जब हम पढ़ते हैं तो यूनाइटेड नेशन चार्टर को पढ़ना है। सेकेंड यूनिट आपकी पूरी UN चार्टर पर बेस्ड है, जिसमें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली। जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल का जो कंपोजिशन है, जो पावर है, जो उनका फंक्शन है, जो उनकी ड्यूटीज़ है, और संयुक्त राष्ट्रीय महासचिव का चुनाव का जो तरीका है, क्या प्रक्रिया होती है, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का क्या हिसाब किताब है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो जुरिस्डिक्शन है, जो उनका क्षेत्राधिकार है, वो कैसा है, कौन लोग उसमें पार्टी हो सकते हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसके बारे में आपको सवाल पूछा जाता है। और जो तीसरी यूनिट आपकी है डिस्प्यूट सेटलमेंट की, विवादों के निपटारे की, झगड़े के निपटारे की, तो इसमें जो भी कंपल्सिव मेथड है और जो पैसिफिक मेथड है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट का, कि कैसे नेगोशिएशन से, कैसे काउंसिलिएशन से, कैसे आर्बिट्रेशन से झगड़े का निपटारा किया जा सकता है दो देशों के बीच में, या कैसे उनके ऊपर दबाव बना करके, उनके ऊपर प्रेशर बना करके उनको कैसे रोका जा सकता है युद्ध करने से, विवाद के निपटारे के लिए। और जो चौथा यूनिट है वो आपका लॉ ऑफ वॉर से रिलेटेड है, कि वॉर का मतलब क्या होता है, वॉर के कब डिफाइन वॉर को करेंगे कि हाँ वो दो देशों के बीच में हो रही है, दो लोगों के बीच में नहीं, दो देशों के बीच में हो रही है। जैसे रशिया और यूक्रेन का वार, अगर रशिया और यूक्रेन के दो व्यक्तियों का आपस में झगड़ा हो रहा हो तो उसको वॉर का दर्जा नहीं दिया जाएगा इंटरनेशनल लॉ में, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में। लेकिन अगर रशिया और यूक्रेन का झगड़ा हो रहा है तो उसको कैसे लोग रिकॉग्नाइज करेंगे कि हाँ ये दो देशों के बीच का युद्ध है। और जो लॉ ऑफ वॉर है, ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है जो प्रिजनर ऑफ वॉर होते हैं उनके साथ, उस पर क्या रिलेटेड कन्वेंशन है, और इसके साथ में ब्लॉकेज को लेकर के सवाल आता है। और न्यूट्रलिटी का मतलब कि जब दोनों पक्षों में से किसी के साथ ना रहना, तटस्थ रहना, हिंदी उसकी तटस्थ होती है। और जो न्यूट्रल स्टेट होते हैं उनके पास राइट्स क्या है, उनके पास क्या फंक्शन है, क्या पावर है। तो ऐसे सवाल आते हैं। तो आइए हम एक एक करके आपके सवालों की बात कर लेते हैं। पहला जो सवाल है, जैसा हम लोगों ने बात करी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, तो आपका जो पहला सवाल है पढ़ करके जाइएगा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। अंतरराष्ट्रीय संगठनों का तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है। कब कहेंगे कि एक संगठन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ इसका जो विधिक व्यक्तित्व होता है वो क्या होता है। क्या ये नेचुरल पर्सन है, क्या ये लीगल पर्सन है, क्या इसके पास प्रिविलेजेस कौन से हैं और इम्यूनिटीज कौन सी हैं, मतलब इसके पास क्या विशेषाधिकार हैं और क्या उन्मुक्तियां हैं। क्या एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते इनको अन्य संगठनों की अपेक्षा अधिक अधिकार मिलते हैं, विशेषाधिकार मिलते हैं, और किन चीजों में इनको उन्मुक्तियां प्राप्त हैं। तो पहला सवाल आपका ऐसा है।
दूसरा सवाल जब आप पढ़ते हैं तो लीग ऑफ नेशंस को पढ़िएगा, और लीग ऑफ नेशंस को पढ़ते समय पहले तो इसका बैकग्राउंड पढ़िएगा कि क्या स्थिति थी, क्या ऐसे कारण थे, क्या ऐसे फैक्टर थे कि लीग ऑफ नेशंस बनाना पड़ा, और लीग ऑफ नेशंस के साथ साथ इसके ऑर्गन क्या क्या थे उस समय, कौन कौन से इनके ऑर्गन्स थे इनके पास, कौन कौन से इनके अंग थे, और मतलब ये इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, और दोनों साथ पढ़िएगा, इवोल्यूशन कैसे हुआ और उसका फेल्योर का कारण क्या था, इसके असफल होने का कारण क्या था, क्या इसके पास सेंसस की कमी थी, क्या इनके पास पेनल्टीज की कमी थी, क्या इनके पास प्रिविलेज नहीं था, क्या इनके पास इम्यूनिटी नहीं थी, क्या इनकी बात कोई सुन नहीं रहा था और क्यों नहीं सुन रहा था। तो वो जो सारी की सारी चीजें इनकी फेल्योर की रीजन बनी, उसको पढ़ करके आइएगा। और जब यहाँ पढ़ रहे हो तो दो सवाल तैयार होंगे आपके साथ साथ में, इसको थोड़ा सा यूएन से तुलना करते रहिएगा। यूएन से तुलना करने का मतलब यह है कि क्या चीजें लीग ऑफ नेशंस के पास नहीं थी जो आज यूएन के पास हैं। तो यदि एक सवाल आने की उम्मीद है कि यूएन का भी आपके पास सवाल है कि क्या ऐसी घटनाएं थी, क्या ऐसी स्थितियां थी जिसने यूनाइटेड नेशन को जन्म दिया, यूनाइटेड नेशन को जन्म देने के लिए जो स्थितियां जिम्मेदार थी वो लीग ऑफ नेशन के फेल्योर से ही जुड़ती हैं। तो जब आप इसका फेल्योर पढ़ रहे हैं तो वहीं में साथ में यूएन के साथ उसकी तुलना भी कर लीजिएगा। तीसरा सवाल जो आपका है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल का कंपोजिशन क्या है, कैसे ये कॉन्स्टिट्यूट होता है, कैसे इसका गठन होता है, कंपोजिशन के बाद इसके पास फंक्शंस क्या हैं, और ये यूनाइटेड नेशन के किस पर्पस के फुलफिलमेंट के लिए काम कर रहा है, कौन सा यूनाइटेड नेशन का वो चैप्टर है, कौन सा यूनाइटेड नेशन का वो पोर्शन है कि यूनाइटेड नेशन ने सोचा होगा कि इस काम को करने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल होगा और सिक्योरिटी काउंसिल उसको कर रहा है। कैसे सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बन सकते हैं, कैसे एक्सपेल हो सकते हैं, किसके पास वीटो है, अगर आप इसे पढ़ करके आते हैं तो लिखने में आपका जवाब लिखने में आसानी रहेगी आपको। उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल के बाद जो अगला सवाल है वो जनरल असेंबली का है। जनरल असेंबली और यूएन चार्टर की सहायता से वही चीजें यहां भी पढ़िएगा, इसका गठन, कार्य, शक्ति और जो रेलिवेंट प्रोविजन है चार्टर में। चार्टर में कहां पे इसके विषय में जो सुसंगत प्रावधान है, जो रेलिवेंट प्रोविजन है कहां पे दिया हुआ है, उसको पढ़ करके जरूर आइएगा, ताकि आप जब अपना आंसर लिख रहे हो तो वहां पे स्पेसिफिक आर्टिकल भी लिख सके। तो यूएन चार्टर में जनरल असेंबली वाली बात, और साथ में एक चीज और जरूर पढ़ के आइएगा कि जो इसका जनरल सेक्रेटरी होता है, जो इसका महासचिव होता है, उसका चुनाव कैसे होता है, कौन लोग उसको वोट देते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के लोग मिलकर के वोट देते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लोग मिलकर के वोट देते हैं, या जनरल असेंबली के लोग अपने बीच से चुनते हैं। तो उसका जो महासचिव का चुनाव, उस महासचिव का चुनाव आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है डिस्प्यूट सेटलमेंट। डिस्प्यूट सेटलमेंट वाला जो सवाल है इसमें आप पढ़िएगा इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, विवादों के निपटारे में मीनिंग क्या है, और मीन्स मतलब किस प्रकार से, कितने तरीके हैं बातचीत करके, नेगोशिएशन करके, आर्बिट्रेशन करके, काउंसिलिएशन करके या कंपल्सिव मेथड अपना के कितने प्रकार से आप किसी विवाद का निपटारा कर सकते हैं, उसका मीनिंग बताइए, और जो उसके मीन्स, जो उसके तरीके हैं उस पर भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद जो सवाल है वो है वॉर से रिलेटेड। वॉर का मीनिंग क्या होता है, वॉर की मीनिंग का मतलब कि कब कहेंगे कि ये दो देशों के बीच का युद्ध है, वॉर है। तो वॉर का मीनिंग क्या होता है, कब उसको वॉर का दर्जा मिलता है, इसका जो लीगल रेगुलेशन कैसे किया जाना है, लीगल रेगुलेशन कैसे किया जाना है, और जो प्रिंसिपल्स प्रोपाउंड किए गए, बेसिक प्रिंसिपल्स प्रोपाउंड किए गए ट्रीटमेंट ऑफ वॉर प्रिजनर्स को लेकर के, ट्रीटमेंट ऑफ वॉर प्रिजनर। वॉर प्रिजनर का मतलब यह है कि जब युद्ध होते समय यदि किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया जाता है तो उसके साथ कैसा ट्रीटमेंट आप करेंगे, इसके विषय में कौन सा कन्वेंशन है और उस कन्वेंशन में क्या कहा गया है, क्या कोई वृद्ध है, निःशक्त है, कोई छोटा युवा बच्चा है, कोई घायल है, तो उसके साथ आप कैसा बर्ताव करेंगे। तो ट्रीटमेंट ऑफ वॉर प्रिजनर्स। अगला सवाल जो आपका है वह है न्यूट्रलिटी को लेकर के। न्यूट्रलिटी या तटस्थता का मतलब क्या होता है, न्यूट्रलिटी या तटस्थता का मतलब क्या होता है, और इसको लेकर के कन्वेंशन, मीनिंग इसकी
इसको लेकर के कन्वेंशन यदि हुए हैं तो, और जो न्यूट्रल स्टेट की जो पोजीशन है, न्यूट्रल स्टेट की जो पोजीशन है, इसको आपको पढ़ना है रीड विद यूएन चार्टर। यूएन चार्टर के अनुसार जो स्टेट अपने को किसी वॉर में न्यूट्रल स्टेट घोषित करता है या किसी बहुत सारे लोगों के बीच के झगड़े में अपने आप को न्यूट्रल घोषित करता है, तो यूएन चार्टर में उसकी क्या स्थिति है, यूएन चार्टर में उसको क्या लाभ मिला है, क्या इम्यूनिटी है, वो पूरा का पूरा जो आपको यूएन चार्टर की लाइफ में पढ़ना है, ये वाला न्यूट्रल स्टेट वाला सवाल। अगला सवाल जो आपका है न्यूट्रलिटी के बाद, वो सवाल है ब्लॉकेट का। ब्लॉकेट या ब्लॉकेट क्या होता है, एसेंशियल्स का, इसके क्या है, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ब्लॉकेट, और कब डीम्स टू कम एंड, डीम्स टू कम, कब मानेंगे कि यह खत्म हो चुका है। ब्लॉकेट का मतलब क्या है, एसेंशियल्स क्या है, आवश्यक तत्व क्या है, और कब मानते हैं कि ये खत्म हो चुका है, व्हेन डीम्स टू कम एंड। अगला जो सवाल है ब्लॉकेट के बाद, वो है इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस, आईसीजे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो ज्यूरिसडिक्शन है, इसका ज्यूरिसडिक्शन और इसका कंपोजिशन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है उसका कंपोजिशन क्या है, उसका गठन कैसे होता है, और गठन के साथ साथ उसका जो ज्यूरिसडिक्शन, जो क्षेत्राधिकार है, कितने प्रकार के क्षेत्राधिकार हैं, सामान्य क्षेत्राधिकार है, साधारण क्षेत्राधिकार है, वो क्षेत्राधिकार का विषय। और जो आपका अंतिम सवाल है वो है यूएन की एस्टेब्लिशमेंट के लिए, यूएन की एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो फैक्टर्स जिम्मेदार थे, कौन से फैक्टर्स थे जो जिम्मेदार थे कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना की जाए, एक संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठन की स्थापना की जाए, और जो इसके यूएन चार्टर का फीचर है, यूएन चार्टर के फीचर्स। तो मेरी राय में 10 सवाल आपके लिए बहुत जरूरी होने वाले हैं। अगर एक एक सवाल फिर से हम बात कर लें तो सबसे पहले आपको पढ़ना है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मतलब क्या होता है, इसका जो विधिक व्यक्तित्व है उसके विषय में आपको पढ़ना है, इसके प्रिंसिपल्स और इसकी इम्यूनिटी, कि इनके प्रिविलेजेस और इनकी इम्यूनिटी, इनके पास क्या विशेषाधिकार है और इनको क्या अनुमतियां प्राप्त हैं। एक सवाल आपका ऐसा है। दूसरा सवाल जो आपका है वो आपको लीग ऑफ नेशंस के विषय में जानकारी होनी चाहिए, और यूएन चार्टर यदि आप अच्छे से पढ़ करके आ रहे हैं तो उस यूएन चार्टर को अच्छे से पढ़ने की वजह से आपको एक सवाल सिक्योरिटी काउंसिल का, एक सवाल जनरल असेंबली का, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का और यूएन चार्टर के फीचर का, ऐसा कोई भी सवाल आने वाला है। मुझे लगता है इसमें से 3 से 4 सवाल आपको तो यूएन चार्टर से ही मिल जाएंगे, जो भी रेलिवेंट प्रोविजन आप यदि पढ़ करके आ रहे हैं तो। उसके बाद एक सवाल न्यूट्रलिटी का, एक सवाल वॉर का, डिस्प्यूट सेटलमेंट से सवाल, और ब्लॉकेट से सवाल। इतने टॉपिक्स को यदि आप पढ़ करके आ रहे हैं तो मुझे लगता है आपको 10 में से 10 सवाल आ रहे होंगे, या आपको 5 ही करने हैं तो 5 से ऊपर ही सवाल आपको आ रहे होंगे। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को जिनका कल पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का एग्जाम है, और जल्द ही अगले प्रश्न पत्र के आवश्यक सवालों को लेकर के, महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर के मैं उपस्थित हो जाऊंगा आपके समक्ष। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, प्रणाम।